दोस्तों, इस बार की संसद अलग है। कितनी अलग है ये कल न केवल राहुल गांधी के भाषण के बाद देखने को मिला, बल्कि महुआ मोइत्रा का भाषण भी कल की संसद में न केवल उल्लेखनीय रहा, बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा कि महुआ मोइत्रा न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि पूरी की पूरी सत्ता पक्ष को सुनाती रही और सत्ता पक्ष चुपचाप सुनता रहा। खास तौर पर कंगना रनौत की ये फोटो सोशल मीडिया में काफी वायरल हुई, क्योंकि जब महुआ मोइत्रा बोल रही थी तो कंगना रनौत उनको सुन रही थी और लोग इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि कंगना रनौत भी क्या अपनी तरफ से, यानी कि सत्ता पक्ष की तरफ से, कभी उनको भी मौका मिलेगा इस तरह से बोलने का। हालांकि महुआ जब खड़ी हुई बोलने के लिए तो राहुल गांधी के भाषण के बाद उनको मौका मिला, तो जैसे ही वो खड़ी हुई मोदी जी वहां से जाने लगे। नेता प्रतिपक्ष का भाषण खत्म हुआ तो मोदी जी वहां से जाने लगे, तो महुआ ने मोदी जी को देखिए कुछ इस तरह से रोका। Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। 2 बार आ गए सर, You came to my area twice during the campaign सर, आज तो सुन के जाइए सर। Never mind, my bad luck। इसके बाद दोस्तों महुआ मोइत्रा ने अंग्रेजी में अपने भाषण की शुरुआत की और भिगो कर सत्ता पक्ष को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया, उन्हें धोया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि द्रौपदी की तरह मेरा चीरहरण हुआ, लेकिन जनता मेरे लिए कृष्ण बन गई। महुआ मोइत्रा को जिस तरह से दोस्तों पिछले लोकसभा में उनकी सदस्यता छीनी गई उनसे, वो अपने आप में बहुत गंभीर था। हालांकि सब कुछ जांच के दायरे में हुआ, लोकसभा स्पीकर उस जांच को देख रहे थे, लेकिन महुआ लगातार कहती रही कि मुझे टारगेट किया गया। और देखिए महुआ मोइत्रा को उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी ने दोबारा टिकट दिया और दोबारा वो लोकसभा में जीत कर आई। तो आप सोचिए वो तमाम लोग जिन्होंने महुआ मोइत्रा को एक तरह से संसद से निकाला था, उनकी सदस्यता छीनी थी, आज फिर से महुआ मोइत्रा को वैसे ही गरजते बरसते देख रहे होंगे, तो उनके मन में क्या चीजें दौड़ रही होंगी। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने बहुत गंभीरता से लगभग देश के हर मुद्दे पर बात रखी। मोदी जी ने जिस तरह से अपने भाषणों में पूरे चुनाव के दौरान मुस्लिम, मदरसा, मटन, मछली, मुजरे का जिक्र किया। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि मोदी जी ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया। इसके अलावा महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि मुझे चुप कराने के लिए आपने मतलब मुझे संसद से बाहर फेंका, लेकिन मुझे चुप कराना आपको बहुत महंगा पड़ा और आपने 63 सांसद यानी कि 63 सांसद गवा दिए, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ और वो बहुमत से दूर हो गई। जबरदस्त भाषण महुआ मोइत्रा देती रही और कंगना रनौत जो सत्ता पक्ष की बेंच थी वहां पर बैठकर चुपचाप सुन रही थी। बहुत से लोगों ने कंगना रनौत की इस तस्वीर को शेयर किया, उन्हें ट्रोल भी किया, लेकिन इन सब के बीच महुआ मोइत्रा का भाषण भी हमको सुनना चाहिए दोस्तों। आसान अंग्रेजी में है, जरा गौर से सुनिए कैसे महुआ मोइत्रा ने देश के हर मुद्दे पर बड़ी गंभीरता से न केवल सत्ता पक्ष से सवाल पूछे, बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी जबरदस्त तरीके से जवाब देने की कोशिश की। The last time I stood here, sir, the last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. आप लोगों ने अरे let me finish. Dimple, let me finish. Guys, ignore. Let me finish. हाँ, जिसको जाना है please जाइए, no problem. The last time I stood here, I was not allowed to speak. I was not allowed to speak. But the ruling party has paid a very heavy price for throttling the voice of one MP. मुझे बैठाने का चक्कर में जनता ने आपके 63 सदस्यों 63 जन को परमानेंटली बैठा दिया। You have gone down from 303 to 240. In my maiden speech in the Lok Sabha in June 2019, I spoke on the 7 signs of fascism that were taking over this country. 5 years to the date, on June 27, 2024, this House saw the unprecedented scene of the marshals welcoming the President of India, the Honorable President, with a Sengol in their hand. The Sengol is a symbol of the supreme authority of a monarch. It has no place in the temple of a constitutional democracy. But Honorable Speaker, sir, it is understandable why this happened. Because the BJP has still not understood that their 303 brute majority, their Rajtantra, has been reduced to a 240-seat minority by the Loktantra. They are still living in the world of the Sengol.
this sudden changed reality, this new reality is yet to sink in for the treasury benches and especially for the speech writers of the Honorable President's address. The speech that the Honorable President read out, she said, the people of India have elected a stable government with a clear majority. Please do not embarrass the office of the President by using poorly edited cut and paste versions of old speeches. This is not a stable government. It depends on multiple allies with a history of U-turns. It has not got a simple majority. The BJP is 32 short of 272. It is going to be a very hard landing for the treasury benches, as was obvious today. This time there are 234 warriors this time, firmly united, and we have walked through fire to walk through these doors, so you will not be able to shut us up this time the way you did last time. There are numerous statements in the Honorable President's address that defy even a tenuous link to truth and to reality. Like in my 2019 maiden speech when I spoke in 7 signs, today I have picked out 6 themes from the Honorable President's address, and I will analyze how each of them is an exercise in fallacy and exercise in untruth. The address covers many issues, but I have chosen 6 themes. The first theme, the Northeast. The Honorable President's address says that the government has increased allocation for the Northeast by 4 times, has worked for increased and lasting peace in the area. Now, I have one question. Why is the word Manipur nowhere in the speech? Why do we refer to the generic Northeast? During the Lok Sabha campaign, the BJP, the ruling party, the Honorable Prime Minister mentioned many words beginning with the letter M. Musalman, Mullah, Madrasa, Mughal, Mutton, Machli, Mujra, Mangal Sutra, but not once did they mention Manipur. We don't need to act east. The government says we want to act east. We don't need you to act east. Look east, walk east, and most important, embrace east. I stand here for my brothers and sisters of Manipur, and I quote the revolutionary poet Pablo Neruda. One morning the bonfires leapt out of the earth. One morning the bonfires leapt out of the earth, devouring human beings. And from then on the fire, from then on blood. Come, see the blood on the streets. Come, see the blood in the streets. Please go to Manipur, see the blood in the streets. The second theme in the President's address, women empowerment. The speech says, women in our country have been demanding greater representation in the Lok Sabha and Vidhan Sabhas, and today they stand empowered by the Women's Reservation Act. This is a complete untruth. Firstly, you conveniently delayed reservation for women in parliament because you actually fear women. You fear Nari Shakti. You want their support, but you certainly don't want us here.